देखिए, भारत की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के चलने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करेगा। एक तो उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया सभी को, तो मंत्री परिषद जो बनती है, तो बहुत सी जगह पे मंत्री परिषद ऐसा है, ग्रंथों में भी लिखा है, स्मृतियों में भी लिखा है कि उस मंत्री परिषद में इतने वैश्य रहेंगे, इतने शूद्र रहेंगे, इतने ब्राह्मण रहेंगे। तो इस तरह से बनती है। दूसरा ये कि शासन चलाने के लिए जो स्मृतियाँ थीं, तो मंत्री परिषद के लोगों को स्मृतियों के आधार पे, क्योंकि स्मृतियों की रचना विद्वानों ने की सामाजिक नियमों के लिए, जैसे मैंने कहा कि धर्म जो है वो सामाजिक नियमों का प्रश्न है, समाज के अंदर क्या उनसे नियम चलेंगे, इसका प्रश्न है। तो स्मृतियों की का रोल ये था कि राजा को ये बताया जाए कि कौन सी स्मृति में क्या बात लिखी है। ये राजा के ऊपर है कि वो ये तय करे कि कौन सी बात वो मानेगा। ये बात कोई उनके ऊपर नहीं है, ये बात राजा के ऊपर है। तो ऐसे स्मृतियों में चलता रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग अपनी सांस्कृतिक चेतना से बंधे होते हैं, तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने बंगाल में अपना शासन स्थापित करा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्सों में, तो उनके सामने सवाल हो गए कि शासन कैसे करें। तो ईसाइयों का न्याय तो बाइबल के साथ जुड़े हुए नियमों से हो सकता है, मुसलमान भी कुरान के साथ जुड़ी हुई हदीस से उसका न्याय हो जाएगा, उसका काजी न्याय कर देगा उसके धर्म के हिसाब से। हिंदुओं का कैसे हो? तो खुद अंग्रेजों ने तमाम स्मृतियों के बीच में से एक स्मृति चुनी, मनुस्मृति, और ब्राह्मणों को ये अधिकार काजी नियुक्त किया, मतलब न्यायालय का वो नियुक्त किया कि अगर हिंदुओं के बीच में झगड़ा हो जाए तो उनका न्याय मनुस्मृति के हिसाब से हो। ये ब्रिटिश शासन का पहला काल है जो 1757 के बाद उन्होंने स्थापित किया। तो 10 स्मृतियां पढ़ के राय देना, उसके आधार पर राजा का शासन करना, ये हिंदुस्तान की परंपरा। लेकिन एक स्मृति को के आधार पर न्याय देना, ये अंग्रेजों ने करा। और फिर जब उनकी समझ में आया कि मनुस्मृति में कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें सजा के मानक इस हिसाब से हैं कि चूंकि ब्राह्मण बुद्धि का काम करता है तो उसकी सजा इस हिसाब से होगी, और ये मेहनत का काम करते हैं तो इनकी सजा इस हिसाब से होगी। तो जो भी नियम उन्होंने बनाए अपने समाज के, तो उस नियम में के आधार पे उन्होंने जो दलित आंदोलन, दलित चेतना खड़ी करी, उसमें मनुस्मृति चलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो जैसे हमने कहा कि अंग्रेजों की कूटनीतिक सफलता ये थी कि एक दौर में वो आर्य प्रमुख थे, उनके रिश्तेदार थे, दूसरे दौर में द्राविड़ प्रमुख हो गए, वो द्राविड़ों के रिश्तेदार हो गए। उसी तरह से एक वक्त में उन्होंने खुद आके स्मृति से शासन करा, मनुस्मृति से। फिर किसी को बताया नहीं कि भाई मनुस्मृति नहीं, भारत में बहुत सारी स्मृतियां हैं। फिर उन्होंने कहा भारत के राजा मनुस्मृति से शासन करते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं पूछूंगा कि हर्ष ने, गुप्त काल ने, किसने स्मृतियों के हिसाब से शासन करा, या किसने घोषित किया कि हमारे यहाँ का संविधान है जो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा? सभी राजाओं को अपने विवेक से निर्णय करना पड़ता था, और उन्हें सलाह देने के लिए उनकी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। उस मंत्रिपरिषद में विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। यही शासन का सिस्टम था। तो हमारे हिसाब से एक स्मृति की बात से कुछ होता नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। मनुस्मृति में जो सजा का प्रावधान है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में, दूसरी स्मृतियों में वो प्रावधान नहीं होगा, दूसरा प्रावधान मिलेगा। तो इसलिए स्मृतियों में क्या नियम बने हैं, वो किस समाज का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये सिंबल बना दिया गया कि भारत में ब्राह्मणवादी शासन मनुस्मृति के हिसाब से चलता था, उसको नकार दिया जाए। इस बात में कोई दया राय नहीं है कि ब्राह्मणों ने बहुत से ग्रंथ लिखे, और बाद में लिखे हुए ग्रंथ, खासतौर से गुप्त काल में लिखे हुए ग्रंथों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। वो बुद्ध काल के बाद की बात है। बुद्ध काल में एक बार क्षत्रिय लोग की स्थापना ज़्यादा हो गई थी, तो उसके बाद जो ग्रंथ लिखे ब्राह्मणों ने संस्कृत में, उसमें इस तरह की बातें लिख दी कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, पूजनीय है, सब उसकी पूजा करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी इन सारे ग्रंथों में कहीं भी
उस तरह की घटनाएं नहीं मिलती हैं जैसी घटनाओं का मानस बना दिया गया है भारत के दलित आंदोलन। उनको खोजना पड़ेगा, उस तरह की घटना नहीं मिलती। हमें मिलता है निषेध किलों का, कि नगर में प्रवेश के लिए चंडालों का निषेध करते हुए दिखते हैं। तो चंडाल कौन है? चंडाल वो है जो जंगली पशुओं को सभी को मारता है, शिकार करता है, उनका मांस रखता है, बेचता है, यानी इस तरह के काम में लगा हुआ है। तो वो चूंकि इस तरह के काम में लगा हुआ है, तो इसलिए वो अगर शहर में आएगा तो उसको सूचना देनी पड़ेगी, निश्चित नियमों से चलना पड़ेगा और शहर से वापस जाना पड़ेगा। यस, गांव के आसपास बसेगा तो गांव से थोड़ा बाहर बसना पड़ेगा। इसी तरह नटों की बात थी कि नट बहुत तेज थे चोरी वगैरह करने में, तो सिविलाइज सभ्यता उन नटों को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करती है। यही नियम तो देखने को मिलते हैं। अब इसके जवाब में अगर आप देखिए तो भागवत धर्म में कृष्ण चंडाल के घर भोजन करके ये साबित कर देते हैं कि भाई अब चंडालों से भी दूरी नहीं रहेगी, हम लोग एक हो जाएंगे। ये भारत का मध्यकाल है, भागवत धर्म। दूसरी तरफ महाभारत की रचना जो गुप्त काल में हुई, उस गुप्त काल में जो सीखने के लिए राजकुमारों को भेजा जाता है, तो उसमें उन्हें चंडाल के पास भी भेजा जाता है। उस चंडाल को दिखाया गया है कि जंगल में वो चंडाल रह रहा है, पशु पाल रखे हैं उसने और ये काम करता है। तो उस राजकुमार कहता है कि मैं आपसे सीखने आया हूँ, शिक्षा लेने, तो वो चंडाल भी उसे शिक्षा देता है। तो राज करना है तो समाज के हर वर्ग से शिक्षा ले, तो उसकी बात जानो। तो एक और चंडाल को घुसने में पाबंदी भी है नगर के अंदर, गांव के अंदर नहीं है। हाँ, अब गांव की प्रक्रिया में तो ये आदिवासी लोग जो है, खेती जो होती थी, तो खेती के वक्त आदिवासी समाज जो आज के होते थे, जिन्हें आदिवासी कहते हैं, या जंगल आश्रित जीवन जीने वाले ट्राइब्स, जिन्होंने सभ्य समाज के अंदर अपना इंटरेक्शन नहीं किया, उनका इंटरेक्शन केवल इतना होता है कि खेती के वक्त वो आते हैं और अपना श्रम दे देते हैं और बदले में कुछ अनाज ले जाते हैं, या टोकरियां बुन के ले आते हैं, क्योंकि अनाज रखने के लिए टोकरियां चाहिए थी, टोकरियां बुन के ले आए, वो दे दिया। कुछ और चीज़ बुन के ले आए, कुछ बना के ले आए, कुछ औजार बना के ले आए, वो एक्सचेंज कर दिए, उसके बदले में अनाज लेके चले गए जंगल में। ये इंटरेक्शन दिखता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं अलूत बलूत, हाँ, अलाय बलाय, उनकी देवियाँ हो गई। आलूत बलूत का मतलब ये है कि कुछ लोग जो गांव में रह के, यानी सिविलाइजेशन के साथ जुड़ के श्रम करते हैं, और कुछ लोग जो सिविलाइजेशन के साथ जुड़े नहीं हैं, एक विशेष वक्त पे आते हैं और उसके बाद श्रम करते हैं। क्योंकि जंगल काटना और उन आदिवासियों को उजाड़ देना, ये परंपरा भी भारत में ज़्यादा बनी नहीं। तो जंगल पे जो आदिवासियों का साम्राज्य था, वो साम्राज्य उसी प्रकार से चलता था। मुस्लिम काल या मुगल काल में भी इन आदिवासियों को ज़्यादा छेड़ा नहीं गया। ये सबसे पहले अंग्रेजों ने ही फॉरेस्ट एक्ट बनाया और ये कह दिया जंगल हमारे हैं। अब जंगल हमारे हैं तो आदिवासी जो वहाँ रह रहा है, वो आदिवासी कहाँ जाए? जंगल तो अंग्रेजों के हैं। फॉरेस्ट रेंजर बैठ गया, अंग्रेज अधिकारी आके बैठ गया। अब वो कह रहा है कि भाई लकड़ी जो तुम बीन रहे हो, ये लकड़ी तुमने चुरा ली जंगल से, जंगल तो हमारे हैं। तो आदिवासी से लड़ाई हो गई। तो इसलिए सारे आदिवासी समाजों ने, जहाँ अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी स्थापित करने की कोशिश की, तो वहाँ आदिवासियों ने अपने अस्तित्व के लिए, अपना जंगल बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और वहीं इन्होंने, ईसाई मिशनरियों ने अपने केंद्र बना के उन लोगों को जो पराजित हो गए, उन लोगों को ईसाई बनाने का काम जोर शोर से चलाया कि अगर ईसाई बन जाओगे तो तुम्हारे जंगल तो तुम्हारे हैं नहीं, लेकिन हम तुम्हें पाल सकते हैं, तुम्हारे बच्चे को एक भविष्य दे सकते हैं, जंगल पे मत आश्रित छोड़ो। यहाँ तो चोर बनेगा और हम बंद कर देंगे थाने में, लेकिन तुम्हें हम जीवन दे सकते हैं। हमारे चर्च में आओ, हमारी पूजा करने की पद्धति सीखो, नाम रखो अपना ईसाई। अब यहाँ भी देखिए, आदिवासी ईसाई नाम रखता है, लेकिन आदिवासी धर्म को मानता है अपने, नाम ईसाई रख लेगा। अब आप आओगे तो अंग्रेजों से डरा हुआ है तो कह देगा मैं ईसाई हो चुका हूँ, लेकिन अपने समाज में जी रहा है ना, उस तरह से जिएगा। तो इनको अस्पताल बना के, स्कूल बना के,
और इनको ईसाई बनाने का अपना कोटा ईसाई मिशनरियाँ पूरी करती रही। लेकिन इनकी जो आर्थिक दुनिया थी, इनकी जो राजनीतिक दुनिया थी, उसे वो ध्वस्त कर दिया उन्होंने फॉरेस्ट कानून बना के। तो जगह जगह आदिवासियों के विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ होते रहे, जिसके इतिहास को भी हमें पढ़ाया नहीं जाता। तो ये ट्राइबल समाज था। तो जब टूट गए जंगल के ढांचे, तो आज भी जब जंगल पे अधिकार भारत की राज सत्ता का है, तो उन जंगलों से परेशान लोग बड़े शहरों में आके सबसे छोटा काम करते हैं और सबसे निम्न स्तर को बनाते हैं। वही ट्राइब है। छत्तीसगढ़ से लोग आके नागपुर जैसे शहर में और महाराष्ट्र के बम्बई जैसे महानगरों में, नागपुर जैसे महानगरों में जिस कठोर जीवन को जीते हैं, वो कठोर जीवन उन्हें जंगल के जीवन से अच्छा है। क्योंकि वहाँ वो कहीं भी एक बस्ती बना के रह रहे हैं और किसी के यहाँ बर्तन मांज के, किसी के यहाँ झाड़ू लगा के उनका जीवन चल रहा है। और जंगल में वो लकड़ी काटें तो चोर, खेती करें तो चोर हैं। और जहाँ उनकी बस्ती है वहाँ एक शराब की दुकान खुल जाती है हैं। और अंग्रेज ने पकड़ लिया तो अंग्रेज को देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? ये देगा, सूदखोर। तो वो सूदखोर को शोषण कर रहा है। तो इसमें आदिवासी समाज को फंसा दिया। तो यही आदिवासी समाज है। अब आज तो बिल्कुल दूसरी परिस्थिति आ गई। मालूम पड़ चुका दुनिया को कि दुनिया की असली दौलत जो धातुएं हैं, वो जितने पुराने पहाड़ हैं उसमें ज़्यादा धातुएं हैं। तो एक बार फिर निगाह विंध्याचल की ओर बढ़ गई, सतपुड़ा की ओर बढ़ गई। पुराने पहाड़ हैं और उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड के छोटे राज्य इसलिए बना दिए गए कि उन आदिवासियों को या तो शहरों में खींच लाओ, अपने मजदूर बना लो सस्ते, और या नक्सलवाद के नाम पे उनका विनाश करके उन जगहों को खाली करके उन धातुओं को निकाल लो फ्री में। यही काम चल रहा। अब लैटिन अमेरिका के देशों में जो कौन सा देश है, वेनेजुएला में इसी तरह के लोगों को, आदिवासियों को, जो खनन होगा तो उसका हिस्सा मिलता है। मतलब उनके इलाके में अगर खनन करना है तो उसके पैसे पे उनका अधिकार है। तो बात डिफरेंट हो जाएगी। हमारे यहाँ खनन करना है तो भारत सरकार लूट लेगी या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी आके लूट लेंगी, और जो आदिवासी होगा उसे नक्सलवादी बता के मार दो। तो यही चल रहा है। तो भारतीय समाज जो है वो इन्हीं जो आज आदिवासी मिलते हैं, इन्हीं समाजों के सिविलाइज्ड लोगों से बना है। अब जिन कबीलों के लोग ज़्यादा सिविलाइज हो गए, उनके आदिवासी समाज नहीं मिलते हैं, है ना। और जिनके कम हुए या जिन कबीलों के अंदर अपने जंगल जीवन को छोड़ने की चाहत नहीं पैदा हुई, वो जंगल जीवन आश्रित जीवन जी रहे हैं आज भी। तो भारत के अंदर प्रोटोस्टोलाइट लोग मिलते हैं, मंगोलाइट भी मिल जाते हैं और कुछ मेडिटेरियंस भी मिल जाते हैं, ट्राइब्स। देव जाति के लोग ट्राइब नहीं मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सिविलाइजेशन हो गया पूरा उधर, है ना। तो ऐसी परिस्थिति है।